हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है टाइम वेरिंग फील्ड्स और मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड किसे कहते हैं और टाइम इनवेरिएंट फील्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो हमने इससे पहले जितने चैप्टर पढ़े उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इनके बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें क्या होता था कि आपकी जो फील्ड होती थी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती थी। तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या कहते थे, स्टैटिक फील्ड, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं टाइम इनवेरिएंट फील्ड। टाइम इनवेरिएंट फील्ड का मतलब ही क्या होता है कि टाइम आपके स्टैटिक फील्ड मतलब फील्ड के साथ आपका टाइम चेंज नहीं होता है। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड। तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। जनरली क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक चार्ज से प्रोड्यूस होते हैं, और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण जनरेट होता है, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक चार्जेस के कारण जनरेट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे जनरेट होता है, करंट करंट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर में हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड या फिर हम लोग डायनेमिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हमारा फील्ड हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, तो डायनेमिक फील्ड में, इन द केस ऑफ डायनेमिक फील्ड, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वेरी करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप लेंगे किस किस के बीच में, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो हमको हमको किसने दिया है, मैक्सवेल ने हमें, माइकल फैराडे ने हमने दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो सबसे पहला फैराडेज लॉ और मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आज है हमारा फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेंज लॉ। ओके, तो ना 1820 में, इन द ईयर ऑफ 1820, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक प्रोफेसर से, जिसने हमें क्या दिया कि नीडल जो होती है, कौन सी नीडल, कंपास, मतलब होका यंत्र, वो हमारा डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक करंट। उसके ठीक 10 साल बाद यानी 1830 में, माइकल फैराडे जो हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उसने ये प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी करंट को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज एक्सपेरिमेंट, जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनी करंट फ्लो, यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आपकी कोई करंट फ्लो को जनरेट नहीं करती है। बट टाइम वेरिंग फील्ड जो होती है, जहाँ पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है इन ए क्लोज पाथ और अ सर्किट। तो स्टेटमेंट ऐसा था, फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, स्टेटमेंट ये कहना चाहता है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन अ क्लोज पाथ is proportional to rate of change of magnetic flux. Okay, is rate of change of magnetic flux enclosed by that closed path. Okay, ये हमारा स्टेटमेंट था फैराडेज का, यानी फैराडेज लॉ का। ओके, जिस जो हमें किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। ओके, तो स्टेटमेंट हमारा, ये जो स्टेटमेंट था माइकल फैराडे का, वो बेस था उसके एक्सपेरिमेंट में, मतलब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या कहते हैं, उसको नॉर्मली हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि अगर एक कोई क्लोज पाथ होता है, तो क्लोज पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड आपका मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो हमारा करंट जनरेट करता है। ओके, और ये जो करंट है, ये जो क्लोज पाथ है जो जनरेट हो रहा है, ये क्लोज पाथ आपका फिक्स्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो ये जो इफेक्ट थी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की और करंट का हर जगह पे स्टेशनरी रहना,
वो इफेक्ट को कॉमनली क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी लॉ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो फेराडेस का जो लॉ था वो क्या स्टेट करता था? वो कुछ इस तरीके से स्टेट करता था, E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी माइनस, ये जो माइनस है ये कहाँ से आया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आया। स्टेटमेंट, लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, the direction of induced EMF is such that the it opposes the cause producing it। मतलब जिस वजह से हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है, तो जो उसके EMF इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन है वो अपोज करेगी। किसे अपोज करेगी? उसके जो प्रोड्यूस होने की वजह है उसको। इसीलिए क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं। तो ये जो माइनस हमारा वही इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस, ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं? एक नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स का क्लोज पाथ हम लोग कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, फैराडेज लॉ, जिसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। जो हमारा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो, और जो हमारा उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोज कर रहा है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। जो आपके ओरिजिनल फील्ड जो जनरेट हो रही है उसको अपोज कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जो जनरेट हो रहा है आपका, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो किसे अपोज कर रहा है? जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका ओरिजिनल फील्ड है उसको अपोज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव यानी माइनस साइन आई। ओके, नाउ अगर हम लोग फैराडेज लॉ को कंसीडर करते हैं और इंड्यूस ईएमएफ जो है आपकी, वो एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है जिसे हमने वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा किस तरीके से गिवन होगा? E इज इक्वल टू E डॉट डी एल इंटीग्रल दी सरफेस ऑल ओवर दी क्लोज पाथ। मतलब सरफेस को इंटीग्रल करना है, कोई एक ही पॉइंट पे हमें E डॉट डी एल फाइंड करना है, देन उसका समेशन करना है। तो वो क्या होगा? एक इंटीग्रेशन होगा ओवर दी क्लोज पाथ। ओके, तो ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वोल्टेज जो होते हैं आपके क्लोज पाथ के अंदर किसी भी पार्ट में वो आपके चेंज होते रहते हैं और ईएमएफ भी आपका चेंज होता रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपके एक स्पेसिफिक एरिया से पास हो रहा है उसे हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस b डॉट ds। ओके, जहां पे b क्या है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हम लोग रीराइट मतलब वापस से लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? ई के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? ई के फॉर्म में इसे हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस बी डॉट डी एस। इस तरीके से हम लोग इसे रीराइट कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन आया, कौन से इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन और ऊपर वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये दोनों सेम है। हम इसे क्या कर सकते हैं? सिमिलर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी ओवर द सरफेस इंटीग्रल B डॉट डी एस। तो ये जो वेरिएशन था फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे तीन कंडीशन पे निर्भर करता है। कैसी तीन कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? स्टेशनरी क्लोज पाथ इन अ टाइम वेरिंग बी फील्ड। देन दूसरी कंडीशन क्या है? अ टाइम वेरिंग क्लोज पाथ इन अ स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक बी फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड। देन तीसरा क्या है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अ टाइम वेरिंग क्लोज पाथ इन अ टाइम वेरिंग बी फील्ड। ओके, तो जब आपका ईएमएफ स्टेशनरी क्लोज पाथ में इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू टाइम वेरिंग फील्ड बी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। ओके,
लेकिन जब आपका ईएमएफ किसी टाइम वेरिंग, पहले था टाइम इन वेरिंग मतलब स्टेशनरी, अब है टाइम वेरिंग क्लोज पाथ में ड्यू टू दी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, या फिर हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ, यानी गति करता हुआ ईएमएफ। ओके, तो दोनों की परिभाषा है यहाँ पे, दोनों का एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है। स्टेशनरी क्लोज पाथ इन टाइम वेरिंग डी फील्ड स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो आपको समझाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज पाथ को कंसिडर करते हैं, और ये जो क्लोज पाथ है इसमें आपकी स्टेशनरी और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो रही है किसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और क्लोज पाथ आपका स्टेशनरी है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका वेरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लोज पाथ जहां पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये वाली फिगर, ये देखिए आपका एक क्लोज पाथ आपने कंसिडर किया है, ये वाला पूरा, ये क्लोज पाथ आपने कंसिडर किया है पूरा। ओके, जहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है आपकी वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, लेकिन क्लोज सर्किट जो है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो आपका स्टेशनरी है, आपको ये ध्यान रखना है। सो ऊपर जो हमने इक्वेशन जनरेट किया है कौन सा, E डॉट dl इज इक्वल टू समेशन ऑफ b डॉट ओवर द सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब बी डॉट डी एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल, यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डॉट डी एस, माइनस क्या है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्या शो कर रहा है कि ये इक्वेशन आपका ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर एक्शन में हमारा सिमिलर है, मतलब ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, वो कुछ इस अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ जनरेट होता है। नाउ स्टोक्स थ्योरम का यूज करके हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम हमारा यूज होता है, किसी भी लाइन इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या होगा, डेल क्रॉस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डीएल होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसे, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई डॉट ds ओवर द सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ओवर द सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल b अपॉन डेल t इनटू ds। तो ये हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट। नाउ अज्यूम करते हैं कि दोनों सरफेस इंटीग्रल हमारी एक आइडेंटिकल सरफेस है, ऐसा ऐसा कंसीडर करते ही हमारा क्या होगा, ये जो सरफेस था, इंटीग्रेशन था, वो हमारा कम हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा हट जाएगा। तो हमारा पास क्या इक्वेशन बचेगा, डेल क्रॉस ई डॉट ds इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी इनटू ds। तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी माइनस माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपका मैक्सवेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे अगर आपका बी अगर वेरी नहीं होता है विद द टाइम, तो ये जो इक्वेशन था ये हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ई डॉट डी एल इक्वल टू हमारा जीरो होगा, क्योंकि हमारा बी वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ई क्रॉस डेल क्रॉस ई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नाउ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं मोशनल ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में क्या होता है, जहां पे इसमें क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है ओवर द क्लोज पाथ, और जो आपने क्लोज पाथ कंसीडर किया है उसमें आपका करंट मूविंग होता है या फिर रिवॉल्विंग होता है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेशनरी है, लेकिन टाइम के साथ वो क्लोज पाथ में रिवॉल्व कर रहा है विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो जिसको हम लोग, ये हमारा सिमिलर है किसके, जनरेटर एक्शन, जनरेटर में भी कुछ इस तरीके से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके,
और इसको हम ये जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ या फिर जनरेटर ईएमएफ। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज क्यू जो हमारा मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, एक जगह से दूसरी जगह पे, इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो वो जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है, तो इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा चार्ज पे, इसलिए मूव कर रहा है। तो वो फोर्स कितना लग रहा होगा, वो फोर्स हमारा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी जितना लग रहा होगा। लेकिन मोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी डिफाइंड होती है एज पर दी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम लोग मोशनल ईएमएफ कैसे लिख सकते हैं, ईएम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएम इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई क्यू, ई बाई क्यू हो जाएगा, जिसे हम लोग लिखेंगे वी क्रॉस बी जितना। सो इंड्यूस ईएमएफ हमारा ऑल ओवर द सरफेस, ऑल ओवर द जो हमने एरिया कंसीडर किया है, लेंथ कंसीडर करी है, उसमें कितना होगा, जो हमारा क्लोज पाथ बना रहा है। तो इंटीग्रेशन em डॉट dl ओवर द क्लोज सर्किट यानी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, v क्रॉस b डॉट dl। ये जो em, ये जो वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल ईएमएफ जो हमारा कंडक्टर जो हमारा मूव कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, नाउ अगर डायरेक्शन, ये जो हमारा कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन v वेलोसिटी के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड b के साथ म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम लोग ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू BLV sin थीटा या फिर sin 90। तो sin 90 हमारा 1 होता है, इसलिए E इज इक्वल टू BLV, जहां पे L क्या है आपकी, स्मॉल l है आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, नाउ उसी में आपका तीसरा पॉइंट है मूविंग क्लोज पाथ इन अ टाइम वेरिंग बी फील्ड। इसमें क्या होता है कि टोटल टोटल जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है आपके किसी भी टाइम वेरिंग क्लोज पाथ में, वो होता है आपके ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ प्लस आपके मोशनल ईएमएफ। तो जो हमने ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ पढ़ा, यानी समेशन और मतलब इंटीग्रेशन ओ माइनस डी डेल बी अपॉन डेल टी इनटू डीएस, और जो हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा वी क्रॉस बी डॉट डीएल, इन दोनों का अगर हम लोग समेशन करते हैं तो हमारे पास टोटल इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है ओवर द मूविंग क्लोज पाथ, जो हमारा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यही हमें इतना ही समझाना था इसमें, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल बी डॉट ई एस इज इक्वल प्लस आपका वी क्रॉस बी इंटू डी एल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैराडेस डिस्क जनरेटर। तो ये इसमें क्या होता है, फैराडेस डिस्क जनरेटर आपका क्या होता है, एक रोटेटिंग डिस्क है जो हमने उसके एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टली कंसीडर करी है। ये डिस्क आपको क्या करनी है, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखनी है, और ब्रश को हम लोग उसके कांटेक्ट में रखेंगे, किसी भी जो हमने रोटेटिंग डिस्क को कंसीडर किया है उसमें हम लोग ब्रश को कनेक्ट रखेंगे। ठीक है, एक ब्रश होगा वो आपके जो रोटेटिंग डिस्क है उसकी रिम यानी उसकी जो भी रिम है उसके साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन दूसरा जो ब्रश है वो जो एक्सिस आपने कंसीडर करी है जिसके हॉरिजॉन्टली आपका जो डिस्क घूम रही है उसके साथ कनेक्टेड होगा, आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है। ओके, नाउ ये जो रोटेटिंग डिस्क है, ये डिस्क अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर आपके डिस्क के साथ कनेक्टेड होगी, मतलब डिस्क को कनेक्टेड होगी। नाउ हम लोग अज्यूम करते हैं ऐसा कि ये जो डिस्क है आपकी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। कांस्टेंट रेगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपकी रोटेट कर रही है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड। नाउ एक हम लोग इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो हमारा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ओके,
तो जैसे आपकी डिस्क रोटेट होती है एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी आपका मूव करेगा विद ओमेगा वेलोसिटी। ओके, तो जैसे ही आपका जैसे ही आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो वेलोसिटी ओमेगा से आपका घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, इसको हम लोग इसकी वेलोसिटी को कैसे कंसीडर करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर। वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, ओमेगा आर जितनी होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा है, और डिस्टेंस कितना है, आर का, इसलिए वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर मीटर पर सेकंड। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन पे आपका कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, वो होगा F इज इक्वल टू इसका जो चार्ज है यानी स्मॉल क्यू v क्रॉस b जितना होगा। ओके, तो अगर हम लोग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिनोट करेंगे हम लोग इसकी, E इज इक्वल टू F अपॉन E v क्रॉस b। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैसे गिवन होगा, हम लोग टोटल वैल्यू रख देंगे यानी v की भी वैल्यू रख देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E कैसे गिनेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ E कैसे गिनेंगे, ओमेगा आर बी जैसे गिनेंगे। लेकिन ये जो हमारा हमने जो कंसीडर किया है, जो हमने रोटेटिंग डिस्क कंसीडर करी है, हमने क्या रखी है, हॉरिजॉन्टली रखी है। हॉरिजॉन्टली रखी है इसलिए जो फील्ड है इस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ये पॉइंट ई पे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या लगेगा, वो आपका रेडियली लगेगा। रेडियली आपका इनवर्ट की साइड होगा, अंदर की साइड होगा। इसीलिए जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बिटवीन द सेंटर, ये सेंटर और ये पॉइंट के बीच में, वो हम लोग कैसे लेंगे, E इज इक्वल टू स्मॉल e इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन 0 से लेके r तक हमें करना पड़ेगा, E डॉट dr करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा E की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड आया, उसकी वैल्यू अगर हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, स्मॉल e इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ए स्क्वायर कैपिटल B वोल्ट जितना। तो ये जो आया वो आपका फील्ड आया, जो फैराडे डिस्क जनरेटर पे ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। ओके, तो फैराडे डिस्क जनरेटर सिर्फ इतना ही था आपका। ये देखिए मैंने आपको ये सब कंसिडर, ये सब आपको मैंने करवा दिया है। ओके, नाउ जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपका होता क्या है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी क्या होती है, ओके, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक